नमस्ते बच्चों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमा चारण स्थानीय महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज का जो वीडियो है, जिस व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो मध्यकाल के इतिहास में चाहे महत्वपूर्ण भूमिका रखे न रखे, लेकिन उसका जीवन जो है बड़ा ही दिलचस्पी का विषय ज़रूर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, अगर जिनको कहानियों में उत्थान और पतन जल्दी जल्दी किसी का होता है, उसमें इंटरेस्ट है, तो बड़ा ही रोचक होगा। द्वितीय वर्ष की कक्षा प्रथम प्रश्न पत्र, आज का हमारा व्यक्तित्व जिसके इतिहास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हुमायूं। आप सभी जानते हैं कि हुमायूं महान मुगल बादशाह अकबर का पिता और मुगल साम्राज्य के भारत वंश में संस्थापक बाबर का पुत्र था। तो एक तरह से दोनों ओर वो जो है अपने महान शासकों से घिरा था। जहाँ उसका पिता बाबर महान सेना नायक था, जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी डिगा नहीं और एक छोटे से समरकंद के राज्य से होते हुए वो उत्तर भारत के सबसे बृहद मुगल साम्राज्य का मालिक बना। उसे अपने साम्राज्य को स्थिर करने का, नई प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने का समय भले न मिला हो, लेकिन उसने मुगलों को उत्तरी भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में ज़रूर स्थापित कर लिया था। हुमायूं का पुत्र अकबर, जो कि अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण, सर्वेश्वरवाद की नीति के कारण, अपने साथ राजपूत शासकों को मिलाने के कारण, अपनी हिंदू प्रजा के साथ समन्वय पूर्वक व्यवहार करने, धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं करने के कारण इतिहास में महान कहा जाता है, उसका पिता भी हुमायूं ही था। क्या इन दो व्यक्तित्वों के बीच में हुमायूं की उपलब्धियां क्षीण हो गई, उसको जो साम्राज्य का पतन हुआ वो किस कारण हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए कौतूहल का विषय है। सबसे पहले इसका शासनकाल बता दूं आपको, क्योंकि वीडियो में लिखा हुआ नहीं है। 1530 में जो है हुमायूं बादशाह बना और 1539-40 में शेरशाह सूरी से परास्त हो गया और आखिरकार वापस जब जीता, लेकिन 6 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में लैंडपुल ने कहा भी है कि हुमायूं का वैसे तो मतलब होता है किस्मत वाला, लेकिन वास्तव में ऐसा था कि हुमायूं की किस्मत जो थी उससे हमेशा ही आप कह सकते हैं कि रुष्ट रहा करती थी। कई इतिहासकार उसको नशेड़ी, अफीमची होने के कारण उसको दोष देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसका जब पूरा ब्यौरा देखेंगे तब हम जानेंगे कि उसकी व्यक्तित्व की कमियों के कारण कुछ भौगोलिक और सामरिक परिस्थितियां भी ऐसी थी जिसके कारण उसकी पराजय एक तरह से निश्चित ही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत हारने वालों में से वो नहीं था। जैसा आप सभी जानते हैं कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इसके पीछे भी गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की सौतेली बहन थी, बाबर की पुत्री थी, उसने एक पुस्तक लिखी थी हुमायूं नामा। उसमें बताया गया है कि एक बार हुमायूं बहुत बीमार पड़ा, उसके जीवित होने की कोई आशा नहीं थी, तो बाबर ने ऐसा उसने अपनी पुस्तक में रचित किया है कि उसने दुआ मांगी कि हुमायूं ठीक हो जाए, और जैसे हुमायूं ठीक होता चला गया, बाबर फिर से बीमार हो गया और 1530 में आखिरकार बाबर की मृत्यु हो गई। हुमायूं बाबर का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। हालांकि ज्येष्ठ पुत्र की परंपरा नहीं थी, लेकिन बाबर का विश्वस्त था, अच्छा सेना नायक था, इसलिए उसका एक तरह से बादशाह बनना वैसे तो मुनासिब ही था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ विरोधी, जब भी नया शासक बनने जा रहा होता है तो अलग अलग विरोधी अपने पक्ष के, अपनी तरफ वाले को हमेशा शासक बनाना चाहते हैं। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो सरदार मेहंदी ख्वाजा जो है, इसका जो बहनोई था, उसने कुछ रोड़े भी अटकाए। बाबर का जो वज़ीर था वो भी चाहता था कि हुमायूं शासक नहीं बने, लेकिन हुमायूं ने उन सब का सफाया कर दिया। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में काबुल में। जब वो बादशाह बना 1530 में तो 22 साल के लगभग उसकी उम्र थी। बादशाह से पहले वो बदख्शां का सूबेदार रह चुका था और कई जो भारत में लड़ाइयाँ लड़ी थी बाबर ने, उसमें हुमायूं ने उसकी मदद की थी। जब हुमायूं बादशाह बना तब उस समय की थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे हम आ जाते हैं। उसके सामने कई समस्याएं थी। हालांकि मुगल स्थापित हो तो गए थे, लेकिन पूरी तरह से स्थापित नहीं हो चुके थे। राजनीतिक अस्थिरता पूरे उत्तर भारत में व्याप्त थी। उसके जो है तीनों तरफ, मालवा में यानी एमपी के साइड में महमूद लोदी, बंगाल बिहार में नुसरत शाह और शेर शाह अपना प्रभुत्व जमा रहे थे, और एक नई
परिस्थिति आ रही थी गुजरात में बहादुर शाह, वो भी एक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासक था। इन तीनों की भिड़ंत, बहादुर शाह, हुमायूं और शेरशाह सूरी की भिड़ंत, आप कहो तो 1530 से 40 के बीच का इतिहास, यही जो है इनकी महत्वाकांक्षाओं का टकराव ही हमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ राजपूत हालांकि खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा, जो कि राजपूतों का सबसे बड़ा नेता था, सबसे शक्तिशाली शासक था, वो परास्त कर दिया गया था और उसके बाद में मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह कुचले नहीं गए थे। गुजरात में बहादुर शाह काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। इसके अलावा प्रशासन भी इस तरीके से संगठित नहीं था। साम्राज्य अलग अलग जागीरों में बटा हुआ था। जो जागीरदार थे वो मुगलों के प्रति कई स्वामी भक्त नहीं थे। शाही खजाना, क्योंकि बाबर इतना उदार था, उसको कलंदर कहा जाता है, उसकी उदारता के कारण इतिहास में उसकी इस उदारता के कारण शाही खजाना खाली हो गया था। सबसे बड़ी दिक्कत की वजह ये थी कि हुमायूं के भाई ही विद्रोही हो गए थे। हालांकि हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपने भाइयों के साथ जो है साम्राज्य का विभाजन किया। अपने भाई कामरान को उसने काबुल और कंधार दिया, असगरी को संभल और हिंदाल को उसने मेवात की जागीर दी। इस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया कि भाई भी जो है संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये भाई जो है उसके लिए हमेशा ही परेशानी का सबब बनते रहे। जितना हुमायूं अपने भाइयों के लिए अच्छा करता चला गया, भाई उसका विपरीत फायदा ही उठाते चले गए। इस तरह से हम देखते हैं कि जब इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, मुगल सेना का गठन भी अच्छे से नहीं हुआ था। तो हुमायूं जब बादशाह बना तो वो तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था। इसी के बीच में उसने 1531 में कलिंजर पर हमला किया, क्योंकि कलिंजर का राजा तो था अफगानों के पक्ष में था, जो लोधी शासक थे, और सूर शासक नुसरत शाह वगैरह, सूर तो धीरे धीरे ताकतवर हो रहे थे। उसने कलिंजर को कुछ महीने घेरा डाले रखा, लेकिन आखिरकार लंबे घेरे में वो परेशान हो गया और उसने संधि कर ली। ये हुमायूं की भूल थी कि वो चाहता, थोड़ी सी मेहनत करता, थोड़ा समय लगाता, थोड़ा धैर्य रखता, तो उस वक्त कलिंजर के शासक को परास्त कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और आगे जाकर के इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। उसके बाद आते हैं हम अगली समस्या की तरफ। 1533 में उसने अफगानों के विरुद्ध विद्रोह किया। अफगान जो नेता थे महमूद लोगदी के नेतृत्व में जौनपुर तक बढ़ गए थे। हुमायूं ने 1532 में देवराह के युद्ध में उन्हें पराजित किया। इसके बाद प्रख्यात अफगान शासक, जिसको कि हम वीडियो जब डालेंगे तो हमारे लिए शायद 2-3 वीडियो भी कम पड़ जाएं, शेर शाह जो है उसको विरुद्ध चुनार का घेरा डाला। शेरशाह जो है उसने बंगाल लगभग जीत लिया था और अपनी शक्ति जो है संचित कर रहा था, बढ़ा रहा था। शुरू से ही वो मुगलों को जो है हरा करके उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित होना चाहता था, लेकिन उस समय शेरशाह ने समर्पण कर लिया और हुमायूं ने घेरा उठा लिया। ये हुमायूं की दूसरी बड़ी भूल थी। इस तरह से उसने शेरशाह को फिर से, जब वापस हुमायूं चला गया तो शेरशाह अपनी शक्ति संचित करने लगा कि इस बार जो है मैं हुमायूं को परास्त ज़रूर कर दूंगा। ये हुमायूं की बड़ी भूल थी, जिसके कारण शेरशाह ताकतवर होता चला गया और हुमायूं की जो है जड़ें जो है वो कमज़ोर होती चली गई। अभी हुमायूं अफगानों से ही निपट रहा था कि उसके सामने गुजरात से एक नई चुनौती आ गई। गुजरात का महत्वाकांक्षी शासक बहादुर शाह, इसकी गतिविधि आक्रामक थी। उसने मेवाड़ पर भी हमला किया था और उसी दौरान मेवाड़ की आप प्रसिद्ध इतिहास की ये बात सुनते ही हो कि रानी जो थी कर्मवती, उसने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। अब हुमायूं इस समय थोड़ा सा अगर असमंजस में नहीं रहता और मेवाड़ के शासकों की मदद करता तो राजपूत जो है उसी समय से मुगलों के वफादार हो जाते। इस जाति को, इस वंश के लोगों को आप थोड़ी सी मदद देकर उनकी स्वामी भक्ति सदैव के लिए प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हुमायूं कुछ समय तक असमंजस में रहा, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। हुमायूं ने 1 वर्ष का समय बर्बाद कर लिया और इस वर्ष के दौरान बहादुर शाह ने अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली। उसने मालवा जीता, रायसीन जीत लिया, चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। इसके अलावा ये सब करना ही काफ़ी नहीं था, मुगलों के जितने दुश्मन थे उनको भी जो धीरे धीरे वो पनाह या शरण देने लग गया। इसलिए हुमायूं को 1535 में हुमायूं ने उस पर हमला किया, उसे घेर लिया, उसकी सारी रसद काट ली। जब अन्न जल नहीं हुआ तो भूख के कारण बहादुर शाह भाग गया। गुजरात और मालवा ये दोनों हुमायूं के हाथ में लग गए। इस तरह से आप देखते हो यहाँ तक तो हुमायूं का चक्र सही चल रहा है। चुनार में शेरशाह भी उसने समर्पण कर लिया है, गुजरात में बहादुर शाह भाग गया है, नई करके भी कलिंजर का घेरा भी उसका आप सफल कह सकते हो। लेकिन अगले ही वर्ष
मालवा, गुजरात और मालवा दोनों ही हुमायूं के हाथ से चले गए, क्योंकि पूर्वी भारत में शेरशाह सूरी वापस से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था, ताकतवर हो रहा था और उसकी आक्रामक गतिविधियों के कारण बहादुर शाह की तरफ से उसने ध्यान हटा लिया और आगरा की तरफ उसने प्रस्थान किया। अब शेरशाह सूरी, जो कि एक साधारण सैनिक अधिकारी के रूप में उसने अपना जीवन शुरू किया था, बिहार और धीरे धीरे बंगाल तक अपनी सत्ता उसने बढ़ा ली थी। चुनार का जो 1532 का घेरा था, उस समय तो उसने आत्मसमर्पण कर लिया था, लेकिन अब वो हुमायूं के सामने थोड़ा सा कठोर होकर के, थोड़ा शक्तिशाली होकर के उभर कर के सामने आ रहा था। जैसे ही आगरा आया, हुमायूं बहादुर शाह को साथ संधि नहीं करके गुजरात मालवा को उस स्थिति में छोड़ करके अपना उद्देश्य से वो भटक गया। उसने पूरा साल, आप कह सकते हो, अगस्त 1536 से लेकर जुलाई 1537 यानी 11 महीने आप कह सकते हैं उसने बर्बाद कर लिया। इसी दौरान शेरशाह ने अपनी शक्ति बढ़ाई, उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया और गौड़, जो कि उस समय बंगाल की राजधानी थी, उस पर डेरा डाल दिया। इस समय हुमायूं ने चुनारगढ़, जिसमें पिछली बार उसने घेरा डाला था, उसे घेरा डाला। 6 महीने तक घेरा डालने के बाद हुमायूं ने उसे जीत लिया। उसके बाद हुमायूं ने बंगाल पर बिना विरोध के अपने अधिकार कर लिया। अब वो तो बंगाल में अधिकार करने में व्यस्त है और शेरशाह ने क्या किया, बंगाल से वापस आगरा जाने वाले सारे मार्ग जो है वो उसने काट दिए और हुमायूं के लिए सिर्फ एक रास्ता रखा और वहाँ अपनी सेना लेकर वो हुमायूं के समक्ष उपस्थित हुआ। शेरशाह इस दौरान अपने खजाने और परिवार सहित रोहतास दुर्ग में था। हुमायूं ने बंगाल में समय बर्बाद किया, बारिश हो गई, इसके कारण सैनिकों को मलेरिया होने लगा, वो मरने लगे और इस मौके का फ़ायदा उठाया शेरशाह ने और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और बंगाल से आगरा आने वाले का रास्ता जो था वो अवरुद्ध कर लिया, जाम कर लिया। हुमायूं चिंतित हो गया, उसे पता चला कन्नौज पर जो है शेरशाह का अधिकार हो गया है। आगरा की तरफ बढ़ा। जब आगरा की तरफ बढ़ा हुमायूं, तब शेरशाह ने उसे बीच में नहीं रोका और चौसा तक उसे आगे बढ़ने दिया और चौसा में उसने रास्ता रोककर युद्ध की तैयारी पहले ही कर ली थी। लेकिन दोनों सेनाएं 3 महीने तक आमने सामने डटी रही। हुमायूं के पास कोई मदद नहीं थी। उसका भाई आया भी तो अपने आप को कहने लगा कि मुझे बादशाह बनाओ, और नहीं बनाने के बाद में वो चला गया। इस दौरान शेरशाह ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और शेरशाह ने सामरिक रूप से भी अपने टेंट जो थे, शिविर थे, वो सही जगह डाले थे। लेकिन हुमायूं इसमें भी थोड़ा सा विफल साबित हुआ। बरसात होते ही हुमायूं का जो लश्कर था, जहाँ सेना ठहरी थी, वहाँ पानी भर गया। ऐसी स्थिति में ही 26 जून 1539 को शेरशाह ने गंगा नदी पार की और हुमायूं पर हमला कर दिया। हुमायूं की जो है पूरी सेना जो है हताहत हो गई, बुरी तरह से पराजित हुई और हुमायूं जो है उस दौरान नदी में कूद गया और एक भिश्ती निज़ाम सिक्का की मदद से उसे जो है उसने बचाया और आगरा पहुंचाया। और बाद में कहते हैं कि जब हुमायूं राजा बना, शासक वापस बना जीवन के अंतिम समय में, तब एक दिन के लिए उसको बादशाह बना रखा था। चौसा में जैसे ही जीत हुई, शेरशाह अब बंगाल और बिहार का स्वामी बन गया। जब इतनी ताकत बढ़ गई है तो अब उसका अगला लक्ष्य था उत्तर भारत की सबसे प्रमुख शक्ति मुगल शासन। अगले ही वर्ष 17 मई 1540 में कन्नौज, बिलग्राम भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, इसके युद्ध में उसने हुमायूं को पराजित कर लिया और हुमायूं जो है भागकर जो है पश्चिम की तरफ चला गया। हुमायूं बिलग्राम में हारने के बाद पंजाब पहुंचा। यहाँ भी अफगानों ने उससे पीछा किया। उसके बाद लाहौर में अपने भाई कामरान के पास वो गया, लेकिन उसके भाई ने भी उसकी कोई मदद देने से मना कर दिया। मजबूर होकर वो सिंध गया। वहाँ रेगिस्तान में हुमायूं ने 3 साल प्राप्त किए और यहीं सिंध में ही जो एक अमरकोट की रियासत है, वहाँ उसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ। लेकिन मदद उसे कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। सिंध में उसकी मुलाकात हुई बैरम खान से, जिसने हुमायूं को सलाह दी कि आप ईरान जाइए और ईरान के शाह से मदद मांगिए। ईरान के शाह तसमास्प के पास जब हुमायूं गया तो उसने हुमायूं को हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त करने में मदद देने का, सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया, लेकिन ये कहा कि हुमायूं जो है सुन्नी मत छोड़ करके शिया मत स्वीकार कर लेगा और कांधार पर विजय प्राप्त करने के बाद कांधार ईरान को वापस दे देगा। हुमायूं के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब उसकी मदद करने वाला पूरे उत्तरी भारत में, पूरे भारत में कोई नहीं था।
इसलिए उसने ये दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और उसके बाद 14,000 ईरानी सैनिकों की मदद से हुमायूं अपने भाई असगरी से 1545 में, उसने कंधार और कामरान से 1547 में काबुल छीन लिया और इस तरह से कंधार और काबुल वापस हुमायूं के पास आ गए। अगले 8 वर्ष जो है हुमायूं यहीं व्यतीत किए और भारत पर पुनः कब्जा जमाने की, अपना अधिकार जमाने की तैयारी करने लगा। उसके भाइयों ने भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र किए, लेकिन हुमायूं ने इन सारे षड्यंत्रों का खात्मा किया। हिंदाल जो है युद्ध में मर गया, असगरी की मृत्यु जो है मक्का जाते समय हो गई और कामरान उसको अंधा करके वापस मक्का भेज दिया गया। इस तरह से अपने स्वार्थी भाइयों से, चापलूस चालबाज भाइयों से हुमायूं को आखिरकार छुटकारा मिल गया। इसी अवसर पर क्या हुआ कि शेरशाह सूरी का पुत्र जो है सिकंदर सूर, उसकी भी मृत्यु हो गई और सूर साम्राज्य जो है वो भी थोड़ा डामाडोल सा हो गया और इस अवसर का फ़ायदा हुमायूं ने उठाया। 1554 के अंत में हुमायूं काबुल से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। जुलाई 1555 में सरहिंद के पास उसने सिकंदर सूरी को परास्त किया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इस तरह हुमायूं ने स्वयं को पुनः खोए हुए मुगल साम्राज्य पर स्थापित किया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई स्वरूप दे जाता, जुलाई 1555 में तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसने वापस सत्ता की प्राप्ति की थी, लेकिन 1556 में ही उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु भी जो है बड़ी ही दुर्भाग्यवश हुई। अपनी लाइब्रेरी या पुस्तकालय की सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसकी लुढ़क कर मृत्यु हो गई। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुर ने लिखा है कि पूरी जिंदगी वो ठोकरें ही खाता रहा और आखिरकार ठोकर खाने से ही उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका मूल्यांकन जब हम करें तो ये तो स्पष्ट है कि जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने अपने शौर्य, पराक्रम, हिम्मत नहीं हारने की वजह से की थी, उस साम्राज्य को उसने चाहे अपनी बुरी आदतों की वजह से हो, चाहे अपने विश्वासघाती स्वार्थी भाइयों की वजह से हो, चाहे अपनी साम्राज्य की सीमा के 2 छोरों पर खड़े दुश्मन बिहार में शेरशाह और गुजरात में बहादुर शाह उनके कारण हो, लेकिन ये बात तो है कि हुमायूं ने जो है ये सत्ता खो दी। लेकिन सत्ता खोने के बाद भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया, उसने जो है हिम्मत नहीं खोई। पुनः दिल्ली की ओर आगरा पर अधिकार करने में सफल हुआ। हालांकि इस बार जो है वो अपने साम्राज्य का आनंद ले पाता, इतने बड़े बृहद साम्राज्य के शासन करने का, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय उसकी मृत्यु हुई भारत की राजनीतिक अस्थिरता ज्यों की त्यों थी। हुमायूं को अपने पिता से विरासत में जो शासक राजतंत्र मिला था उसे सिर्फ युद्ध काल में ही एकजुट रखा जा सकता था और जैसे ही शांति होती वो कमज़ोर, असंगठित और अस्थायी होता। ऐसा कहना सही होगा कि हुमायूं ने अपने उत्तराधिकारी और पुत्र अकबर को विरासत में राज्य के नाम पर कुछ नहीं दिया, सिर्फ समस्याएं दी और इन्हीं समस्याओं में आगे चलकर उसका पुत्र एक महान शासक बन करके उभरा। हुमायूं चाहे अकबर जितना महान नहीं हो, बाबर जितना धैर्यवान नहीं हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि अपने भाइयों के प्रति वो उदार था और एक बार हिंदुस्तान की तख्त जब उसके हाथ से चला गया, उसके बाद उसने जिस धैर्य के प्रदर्शन किया, वेट किया कि कब सूर साम्राज्य वापस से अस्थिर हो और मौके का फ़ायदा उठाया जाए, आखिरकार देर से ही सही उसमें भी धैर्य का, साहस का, हिम्मत का जो है जमाव हो चुका था। इतना कहकर ही आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।